पिछले 25-30 सालों से आपका वोट का इस्तेमाल किसी नेता को जिताने और हराने के लिए हुआ। अगर वो कश्ती में मल्लाह हो तो कश्ती के होने का मलका उसको होना चाहिए। एक अच्छी गीत सुनाने वाला एक अच्छा कश्तीबान नहीं हो सकता। एक अच्छी गीत सुनाने वाला कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा ड्राइवर बन सकता। मुमकिन है कोई काला कलर और ड्राइवर हमारे लिए बेहतर हो, वही हमारी गाड़ी का इमाम होता है। कभी गौर किया आपने एमएलए जिसको चुनते हैं उसके अंदर में क्या औसाफ होने चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? एमएलए की बुनियादी तौर पर 3 काम है नौजवानों। पहला काम ये है कि इस मुल्क का कोई बादशाह नहीं है, इस मुल्क की बादशाह यहाँ की आवाम तय करती है। इसलिए अवामी हुकूमत कहा गया है। तो हुकूमतों को चलाने के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए जो कवानीन और उसूल बनते हैं वो असम्बली और पार्लियामेंट में बनते हैं। तो असम्बली और पार्लियामेंट के आदमी की पहली जिम्मेदारी है कि वो कानून साजी में नुमायाँ रोल अदा करे, बेहतर कानून साजी में अपना रोल अदा करे, और कोई गलत कानून बनता हो तो उसकी मुखालफत करे। नंबर 2, आवाम के जूते से लेकर सर के कंगा तक, बेटी की शादी से लेकर माँ के कफन तक, दुल्हन की चूड़ियों से लेकर रिक्शा चलाने वाले के रिक्शा के टायर तक का पैसा सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में जमा होता है। सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, स्कूल और हॉस्पिटल बनते हैं, किसी सरकार के बाप के खजाने से नहीं, किसी वजीर आज़म और वजीर आला के अब्बा जान के खाते से नहीं। ये दरअसल आवाम के पैसे हैं जिससे तरक्याती काम होते हैं। एमएलए और एमपी का दूसरा काम ये है कि अवामी टैक्स के पैसों से जो हुकूमत के ख़जाने में जमा है वो आवाम के तरक्की का काम करे। तीसरा काम ये है कि लोकल प्रशासन, थाने की धांधली हो, ब्लॉक की धांधली हो, सीओ की धांधली हो, कलेक्ट्रेट की धांधली हो, सरकारी मंसूबों के नफाज का मसला हो, इसकी देख रेख एमएलए की जिम्मेदारी है। ये तीनों बातें नौजवानों में सही कह रहा हूं क्या? अब ये बताओ तो इन तीनों कामों में से मस्तान साहब जिसकी एक लंबे समय से क़यादत पर अहले दानिश को हैरानी है, आवाम को बेहद परेशानी है कि आखिर अमोर बैसा की क़यादत एक मस्तान क्यों कर रहा है। ये तीनों काम में से जो काम नहीं कर सकता, ये बात बताओ, जो जुमा के दिन मिंबर पे खड़ा हो जाए और खुतबे की किताब पकड़ते हुए जिसकी उंगलियां कांपने लगे और पढ़ नहीं पाए, क्या वो जामे मस्जिद का इमाम बन सकता है? नहीं। तो जब ये तय कर लेते हो 50, 100, 200 के दरमियान में कि जो जुमा का खुतबा नहीं दे सकता वो मस्जिद का इमाम नहीं बन सकता, तो फिर 3.5 लाख की आबादी में जो आदमी असेंबली में कभी खड़ा नहीं हो सकता, फिर अमोर बैसा का फिर एमएलए कैसे बन सकता है, यह तय करना आपको होगा। अमोर बैसा के लोगों, सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, स्कूल नहीं खुले वक्त पर, और आज भी बिजली सलीके की नहीं लगी, और बिहार का सबसे गरीब तरीन इलाका सीमांचल के अंदर सबसे गरीब तरीन इलाका अगर कोई है तो उसका नाम अमोर बैसा है। गुर्बत और निरक्षरता किशनगंज में भी है, अररिया में भी है, कटिहार में भी है, लेकिन किसी एक असेंबली हल्के की अगर बदहाली का तस्करा कीजिए तो अमोर बैसा से ज़्यादा बदहाल कहीं नहीं है। गुज़िश्ता दिनों पंजाब का आदमी आकर आपके जूते की धूल साफ करता है और पंजाब के होटलों में पोछा मारता है। रात के 12 बजे तक वो बर्तन साफ करता है, उसकी उंगली की गोतियों में पकवा हो जाता है। वो बेचारा बहुत मुश्किल से रात 12 बजे सोता है, सुबह देर तक बच्चा सोना चाहता है, माँ जिसे नूनू बाबू कहकर जिसकी पेशानी को चूम कर जगाती है, मेरे इन मासूम बच्चों को आज बड़े बड़े शहरों में थप्पड़ मार कर होटल वाला जगाता है। गुर्बत किस कदर हमारे यहाँ है कि जब माँ के गोद में बेटा आया था तो माँ अपना दर्द भूल गई थी। माँ ने यही जाना था ये बेटा मेरी पीराना साली मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बीमार पड़ूंगा तो इसके कंधे पर डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा, जब मैं मरूंगी
माँ कहती है जब मैं मरूंगी तो मेरे लाश पे कंधा देगा। ए अमर वैसा के नौजवानों, क्या इस बात की सदाकत का एतराफ नहीं करोगे? क्या आज हजारों नौजवान हमारे पंजाब में हैं, बूढ़ी माँ बस्ती में मरती है, बेटा पंजाब में सिसक कर रोता है, अपनी बूढ़ी माँ के जनाजे में कंधा भी नहीं दे सकता, पड़ोसी उसे दफन करता है। हमारा बाप बीमार है, बेटा दिल्ली में है, बाप सिसक रहा है और मरते दम अपने बेटे को नहीं देख पाता। शादी के 15 दिन ही हुए हैं, दुल्हन के हाथों के में मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं हुआ है। मजदूर साथी पंजाब जाता है, जेठ के महीने में कोयल की कूक तरसाती है, उनकी जवानी को ललकारती है, लेकिन उसकी गुर्बत उसे धमकाती है और नतीजा ये होता है कि 15 दिन का दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़कर पंजाब रोपनी के लिए चला जाता है। ये सच्ची बातें हैं लोगों? अगर ये सच्ची बातें हैं तो इस जुल्म को किसने किया? मुल्क आज़ाद हुआ था हमारी हिस्सेदारी के लिए। आज़ादी के वक्त बिहार का सबसे खुशहाल इलाका सीमांचल था। खगड़ा मेला में जितने कीमती असबाब बिकते थे कहीं नहीं बिकता था, और किन बेईमानों ने हम पर यह जुल्म किया है उससे बदला लेने का वक्त आ गया है। आप में से बहुत सारे और कहो कि अमोर वैसा की बदहाली का वजह क्या है? कहो सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बने, स्कूल नहीं बना। हाँ, ये आपका जवाब हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा जनाबे भाई इम्तियाज जलील साहब, शेरे महाराष्ट्र, मेरे भाइयों, हमने नेता को नकारा पाया। 2 वजह से बेटी बेटों का रिश्ता करता है। लड़का अच्छा हो, खानदान दब भी हो तो काम चल जाए, और खानदान जरा अच्छा हो, लड़का दब भी हो तो काम चल जाए। आपने इस नाकारा मनहूस चेहरे को 30-35 सालों से बर्दाश्त किया है। बहुत सारे लोगों ने कहा नेता ना कुछ हो, पार्टी ना धंजर अच्छा थे। मैंने कहा पार्टी को देख रहे हो, नेता को नहीं देखते हो। उस मनहूस बेटी के बाप के बारे में क्या ख्याल है जो हाथी पर चढ़कर आने वाला, पोलियो के बीमारी से जो मुतासिर हो, सिर्फ हाथी के नाम पर दरवाजे पे हाथी आया, खानदान बड़ा है, लड़का पोलियो हो गया है, अपनी बेटी को दे देता है, तो आप कहते हो कि पागल है, और बेटी भी उम्र भर यही रोती है, बाप ने खानदान देखा, दरवाजे पर हाथी देखा, मेरा जीवन साथी नहीं देखा। जिंदा रहते हुए बेटी मर जाती है, और आज इस इलाके का यही हुआ। ये कांग्रेस पार्टी यही जननी है आरएसएस की। इसी के नापाक कोख से हमारे कायद कहते हैं कि इसी के नापाक कोख से बीजेपी ने जन्म लिया है। बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाकर हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को पारा पारा करने वाली पार्टी यही बीजेपी है। इसी बीजेपी ने मंदिर और मस्जिद का ताला खुलवाकर अंग्रेजों को देखा था कि अंग्रेजों ने मुसलमान और हिंदू को लड़ाकर इस मुल्क को गुलाम बनाया है। कांग्रेस के लोगों ने भी सोचा कि कैसे इन पर हुकूमत की जाए, इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। मैं अपने हिंदू दोस्तों से कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम अख्तरुल ईमान पहचानता है कि वो हमारा भाई है। आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा कर ये कांग्रेस रोटी सेक रही है। हम गुजरात के गुंडों को माफ नहीं कर सकते जिन्होंने बाप के सामने में बेटी की इज्जत लूटी, बहन के सामने में बहन की आबरू, भाई के सामने में बहन की आबरू, और बच्चों के सामने उसकी माँ की आबरू को तार-तार। तो मोदी का मकाम हिंदुस्तान का तख्त नहीं होता बल्कि जेल खाना होता। जेल से निकाल कर तख्त पर बैठाया है तो कांग्रेस ने बैठाया है, और यही वो कांग्रेस है। याद करो, एक कांग्रेस में जाने वाले हमारे चंद उलमा है। इमरान प्रतापगढ़ी कान खोलकर सुन ले कि तू इलेक्शन लड़ने के लिए गया था, मेरी उर्दू को गुलाबी उर्दू कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, और उसी उर्दू की रोटी चिबा रहे हो। माँ के कोख से जो जन्म लेता है माँ का वफादार नहीं हो सकता, कौम का वफादार नहीं हो सकता है। जो उर्दू का मजाक उड़ाए, उर्दू का बिका और शायर हो सकता है, उर्दू का कोई फनकार नहीं हो सकता है। आज जिस मुरादाबाद में इलेक्शन लड़ने गए थे इमरान प्रतापगढ़ी, याद है तुमको कि तुम्हारी जमानत जब्त नहीं हुई। तुम्हारी आंखों में अगर गैरत होती तो तुम मुरादाबाद को देखते और सोचते कि यही वो ईदगाह है जहां हमारे मुसल्ले के सीने पर कांग्रेस के लोगों ने गोलियां चलाई।
मौलाना गुलाम रब्बानी कहते हैं कि मैं छोटा सा था, उस वक्त वहां पर मौजूद था। अगर गैरत होती इमरान प्रतापगढ़ी साहब आपके सीने में, तो वो कांग्रेस जिसने मीरठ और मलियाना को जलाया ही नहीं था, बल्कि हंड नदी के किनारे ले जाकर 50 मुसलमानों के सीने पर गोलियां किसी हिंदू भाई ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के सिपाहियों ने चलाने का काम किया था। अगर गैरत होती प्रतापगढ़ी, नजीब के नाम पर आंसू बहाने वाले प्रतापगढ़ी, अपनी अदाकारी और फनकारी को बेचने वाले, जिसके बारे में बहुत साल पहले किसी शायर ने कहा था कि लहू को लिखता हूँ, लहू में पानी नहीं लिखता, महल की रक्कासा को मैं रानी नहीं लिखता, पैसे की बुनियाद पर जो शायरी करता है ऐसे शायर को मैं शायर नहीं कहता, ऐसी बुनियाद पर शायरी करता। अगर गैरत जिंदा होती तो जरा देख लेते कि एक नजीब गायब हुआ है, लेकिन भागलपुर में हजारों नौजवानों को जिंदा और मुर्दा हालत में कब्र में दफना कर, गढ़ों में दफना कर उसके सीने में की गोभी की खेती से कांग्रेस ने की। कहते हो गठबंधन का मामला है, गठबंधन में तो रहा 18 महीने। अगर चाहता, अगर नीयत में अखलास होता मस्तान के, तो वक्त के वजीर आला को कहता कि मैं वजारत चलाने के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर में सलीका नहीं है, इसी वजह से मुझे आप बोतल मंत्री बना दिए हैं, मुझे बोतल मंत्री मत बनाइए। शराब का मंत्री बनाया था, इसलिए मैं बोतल मंत्री कहता हूँ, उसमें तो उसी का मामला होता है। इस बोतल मंत्री ने क्या किया, कोई एक निशानी बता दे। कटान हुआ लोगों का तो धसान का, और अमोर बैसाखी जनता ने तय कर लिया है कि मेरे मकानात कट गए, मेरी फसल तबाह हो गई, तुमको नजर नहीं आया, मेरे कटान को तुमने धसान किया है, तो मस्तान अब की बार तुम्हारा भसान भी हमने तय कर दिया है, और महानंदा में तुम्हारा भसान तो हो जाएगा। क्योंकि अल्पसंख्यक है हिंदू भाई, उनके कुछ खदशात हैं, उनको लगता है कि मजलिस मेरे गैर मुस्लिम भाइयों 5 साल तक हिंदू मुस्लिम एक रहते हो, इलेक्शन के नाम दे देगा, लेकिन अपने किसी हिंदू भाई को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, आप बहन हो। मैं दलितों के आज भी जाता हूं, आज भी दलितों के साथ में रहता हूं। मैंने इंसानों को इंसान के रूप में देखा है, दलित अगड़े और पिछड़े के रूप में नहीं देखा है। मेरे भाइयों, जब मैं आया तो इन लोगों ने कहा बाहरी है, बाहरी है, नहीं चला। अमोर बैसाखी